अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद आप बखैर होंगे। आपके सबक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सबक नंबर 9। ये ड्रामा है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ड्रामा क्या है, फिर इनके मुसन्निफ शौकत थानवी जिन्होंने ड्रामा लिखा है खुदा हाफिज। शौकत थानवी के हालात ज़िंदगी पढ़ेंगे, उनका लिखा हुआ ड्रामा खुदा हाफिज पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं कि ड्रामा क्या है। आप हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहें, मैं आपको पूरे सबक की अच्छी तरह तैयारी कराऊंगी। अगर आप पूरी वीडियो को एक बार इत्मीनान से देख लें तो आपके एक एक सवाल जवाब पूरी तरह हो जाएंगे और पूरी तैयारी हो जाएगी आपको, और आप अच्छे से सवाल के जवाब दे पाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं ड्रामा क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ड्रामा यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। इससे मुराद है करके दिखाना। इसमें किरदारों, मुकालमों और मनाजिर के ज़रिया किसी कहानी को पेश किया जाता है। ड्रामा क्या है? ड्रामा का मतलब है करके दिखाना, और किरदारों और मुकालमों के ज़रिया क्या है? मनाजिर को यानी मंजर को, पूरे मंजर को पेश किया जाता है। कदीम हिंदुस्तान में भी इसकी रवायत मौजूद है। इसको नाट्य कहा जाता है। इसको नाट्य या नाटक भी कहते हैं। अरस्तु ने ड्रामा को जिंदगी की नुमाइंदगी मीमोसिस कहा है। क्या कहा अरस्तु ने? ड्रामा को जिंदगी की नुमाइंदगी करना, यानी जिंदगी का नुमाइंदा, जिंदगी को पेश करना एक तरह से। दास्तान, नावल और अफसाने के मुकाबले में ड्रामा इस लिहाज से हकीकत से करीब तर होता है कि इसमें अल्फाज के साथ साथ किरदार, उनकी बोलचाल और ज़िंदगी के मनाजिर भी देखने वालों के सामने आते हैं। किरदारों की जहनी जज्बात और कश्मकश को मुकालमे और आवाज़ के उतार चढ़ाव के ज़रिया पेश किया जाता है। अब किरदार के जो जहनी जज्बात होते हैं उसको कैसे पेश किया जाता है? मुकालमे के उतार चढ़ाव के। जैसे कभी रोने का है तो रोकर दिखाना, हंसने का तो हंसकर दिखाना, इस तरह से पेश किया जाता है। ड्रामा बुनियादी तौर पर स्टेज की चीज़ है, लेकिन ऐसे भी ड्रामे लिखे गए हैं और लिखे जाते हैं जो सिर्फ सुनाने और पढ़ने के लिए होते हैं। रेडियो की वजह से ड्रामों की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। सबसे पहले हमारे यहाँ रेडियो आया, तो रेडियो में क्या हुआ? ड्रामे पेश किए जाने लगे, जिससे क्या होता है? ड्रामे की मकबूलियत में इजाफा हुआ। और टेलीविज़न पर जिस तरह के प्रोग्राम सबसे ज़्यादा पेश किए जाते हैं उनका ताल्लुक़ भी किसी न किसी ड्रामे ही के सिन्फ से है। अरस्तु ने ड्रामे के अज्जाए तरकीबी में 6 चीज़ों को ज़रूरी करार दिया है। क़िस्सा, किरदार, मुकालमा, मरकज़ी ख्याल, सजावट और संगीत। अरस्तु ने ड्रामे के लिए 6 चीज़ को बताया है। क्या क्या है? क़िस्सा है, किरदार है, मुकालमा, मरकज़ी ख्याल, सजावट और संगीत। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर ड्रामे में संगीत या मौसीकी का अंसर हो। हर ड्रामे में संगीत और मौसीकी ज़रूरी नहीं है। प्लॉट, किरदार और मुकालमों और मरकज़ी ख्याल का होना अलबत्ता ज़रूरी है। ड्रामे की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि इसमें वाक़यात की कड़ियाँ इस तरह मिलाई जाएं कि वह तदरीज नुक्ता उरूज तक पहुँच सके और नाजरीन की तवज्जो एक नुक्ते या ख्याल पर मरकूज़ हो जाए। कहानी ऐसी होनी चाहिए कि लगे कि हाँ, एक तरह से कहानी चल रहा है और उसके नुक्ते पर मरकूज़ हो, उसका जो ख़ास तवज्जो है, ख़ास ड्रामे का जो मरकज़ है, उस पर नाज़रीन की ख्याल मरकूज़ हो जाए। इसके बाद ड्रामा अंजाम की तरफ बढ़ता है। वाक़यात से जो नतीजा बरामद होता है वो अंजाम के ज़रिए पेश कर दिया जाता है। हक़ व बातिल और खैर व शर की कशमकश, बुनियादी इंसानी अक़दार और समाजी, कौमी और सियासी मसाइल को ड्रामों में पेश किया जाता है। हक़ और बातिल यानी सच और झूठ, खैर व शर अच्छी और बुराई की कशमकश का जो ड्रामा, इसमें ड्रामे में हर चीज़ पेश किया जाता है। समाजी, कौमी, सियासी मसाइल को ड्रामों में पेश किया जाता है। अब आइए पढ़ते हैं शौकत थानवी के हालात ज़िंदगी। ये 1963 यानी 1963 में पैदा हुए और 1904 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। शौकत थानवी का असल नाम मोहम्मद उमर था। वो उर्दू के मशहूर मज़ाह निगार थे। मज़ाह निगार यानी हंसी मजाक वाला मज़ाहिया तहरीर करते थे वो।
मज़ाहिया तहरीरों और नावलों के अलावा उन्होंने रेडियो के लिए ड्रामे भी लिखे हैं। इनके कलम में बलाकी रवानी थी। रोज़मर्रा की बातों और आए दिन पेश आने वाले वाक़यात को इस मज़े से बयान करते हैं और इनमें ऐसे ऐसे दिलचस्प नुक्ते पैदा कर देते थे कि पढ़ने वाला बेख्तियार हंस पड़ता। वो अल्फाज के इस्तेमाल और जुमलों से भी हंसी पैदा करते थे। वो शोखी और ज़राफ़त के साथ इसका भी ख्याल रखते थे कि तहरीर में तहजीब से गिरी हुई बात या फ़करा ना आने पाए। शोखी और ज़राफ़त तो उनके ड्रामे में होता है, लेकिन वो हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि तहजीब से गिरी हुई बात उनके ड्रामों में या फ़करे में ना आने पाए। इनकी जो दत्ते ज़हन को मामूली बातों को भी दिलचस्प बना देती थी। स्वदेशी, रेल, मौजे तबस्सुम, तूफ़ान तबस्सुम, शीश महल, जोड़ तोड़, कार्टून और काजी जी वगैरह इनकी मशहूर किताबें हैं। ये सब इनकी किताबों के नाम है। कौन कौन है? स्वदेशी रेल, मौजे तबस्सुम, तूफ़ान तबस्सुम, शीश महल, जोड़ तोड़, कार्टून और काजी जी वगैरह इनकी मशहूर किताबें हैं। शौकत थानवी ने शायरी भी लिखी है, शायरी भी की है, लेकिन वो मज़ाहिया शायरी नहीं बल्कि संजीदा गज़ल की शायरी है। उनकी शायरी कैसी है? मज़ाहिया नहीं बल्कि संजीदा शक्ल की शायरी है। आइए पढ़ते हैं उनका लिखा हुआ ड्रामा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज एक मज़ाहिया और बहुत दिलचस्प ड्रामा है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोग सफ़र बहुत कम करते थे, और हवाई जहाज़ के सफ़र की तो बात छोड़िए, ट्रेन के सफ़र में भी लोग को बहुत डर लगता था। बहुत सोचते थे कि भाई बहुत अजीब सा सफ़र होगा। आइए पढ़ते हैं। मीर साहब अपने मुसाहिब और तमाम अहबाब में बैठे हुए सफ़र के मुतालिक तबादला ख्याल कर रहे हैं। तबादला ख्याल यानी एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं सफ़र के बारे में, और बता रहे हैं एक दूसरे को सफ़र के बारे में। मीर साहब, अमा तुम ही बताओ मिर्ज़ा साहब कि इस रेल के सफ़र में नसीब दुश्मनाने जान जोखिम तो नहीं? मिर्ज़ा साहब, आप की भी वल्लाह क्या बातें हैं। यानी मैं तो कह रहा हूँ कि इस रेल के सफ़र में सर के बाल सफ़ेद कर लिए हैं, फिर आपका ये सफ़र तो कदम भर का है। मीर साहब बहुत सफ़र किए हुए हैं और मिर्ज़ा साहब को बता रहे हैं। मीर साहब, इंशाअल्लाह, मगर भाई बात यह है कि ये पहला इत्तफाक है, इसी से जी घबराता है। अमा तुम भी चलो ना साथ, तुम ज़रा इस सफ़र का तजुर्बा है और मैं बिल्कुल नया आदमी, तुम्हारे सरे अजीज़ की कसम कलेजा हाथों में चलता है। अब मीर साहब का क्या है? रेल का सफ़र है, और मिर्ज़ा साहब को बोलने कि भाई मेरा पहला सफ़र है, पहला इत्तफाक है और जी घबरा रहा है, तो तुम भी चलो क्योंकि तुम्हारा इसमें सफ़र में तजुर्बा है और मैं बिल्कुल नया हूँ और मेरा क्या है? कलेजा हाथों में चलता है। मिर्ज़ा साहब, अगर आप कहते हैं तो मुझे क्या अज़र हो सकता है? अब मिर्ज़ा साहब क्या है? तैयार हो गए हैं, बोलते हैं अगर आप कहते हैं तो मुझे क्या अज़र है, मगर आपने तो वल्लाह कमाल कर दिया। इस ज़माने में आप ऐसे बहुत कम निकलेंगे जो रेल के सफ़र से नावाकिफ़ होंगे। अब मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि भाई रेल का सफ़र तो बहुत आम है, लेकिन आप जैसे लोग बहुत कम हैं जो रेल के सफ़र से नावाकिफ़ हैं। मीर साहब, भाई यकीन जानो मैं ख़ानदानी वज़ा के ख़िलाफ़ ये बात कर रहा हूँ, यानी हमारे ख़ानदान के ख़िलाफ़ ये बातें हैं। अल्लाह जन्नत नसीब करे, अब्बा जान मरहूम तो कभी इस महल्ले से बाहर ना निकले थे। अब मीर साहब बता रहे कि हमारे अब्बा जान तो इस महल्ले से बाहर ना निकले थे। खुदा बख्शे दादा जान मरहूम के मुतालिक मशहूर है कि वो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकले। एक मैं हूँ कि देश छोड़कर परदेश की ठानी है। अमीर साहब बता रहे कि हमारे वालिद साहब तो महल्ले से बाहर नहीं निकले, और दादा जान क्या करते, मशहूर क्या था कि घर से बाहर नहीं निकले, और मैं हूँ कि परदेश के जाने के लिए सोच ली है। दरवाज़ा खुलने और अहबाब की आवाज़। मिर्ज़ा साहब, लीजिए लीजिए, शेख साहब भी तशरीफ़ लाएं। मीर साहब और मिर्ज़ा साहब दो बातें कर रहे हैं। अब कौन आ गए? शेख साहब आए हैं, तशरीफ़ लाएं। शेख साहब आगे आकर आदाब बजा लाता हूँ हुजूर। हुजूर वाला। मीर साहब, तस्लीमात अर्ज़ है, भाई साहब खूब तशरीफ़ ले आए। शेख साहब, जी हाँ, अभी सुना था कि सवारी कहीं सैर व सियाहत क्यों जा रही है। सैर व सियाहत यानी दूसरे मुल्क या दूसरे देश सफ़र को जाने को सैर व सियाहत कहते हैं। मीर साहब, लो और सुनो, ये सैर व सियाहत है कि आदमी देश छोड़कर परदेश का हो जाए, मगर क्या करूं, मजबूर हूं।
जायदाद का मुकदमा है, नहीं जाता हूँ तो खानदानी जायदाद जाती है, वरना भाई तुम जानते हो कि हमारे खानदान को सफर से क्या इलाका। शेख साहब वजह फरमाते हैं, आप बेशक तशरीफ ले जाना निहायत ज़रूरी है। शेख साहब बोलते हैं कि सही बात है, आपको जाना चाहिए बेशक। मिर्जा साहब, भाई साहब हमारे मीर साहब रेल के सफ़र से सख्त परेशान हैं, आप ही कुछ समझाइए। अब मिर्जा साहब बता रहे हैं कि मीर साहब शेख साहब क्या है, सफ़र से परेशान है। मीर साहब, मैं परेशान हूँ, अलबत्ता पहला इत्तफाक है, और सवारी भी वो ऐसी जिसकी ना लगाम ना जिस पर चाबुक का असर सुना है, फिर भी वो हवा से बातें करती हैं। अब मीर साहब सोच रहे हैं कि यह ऐसा पहला इत्तफाक है, ऐसी सवारी पर हमें सफ़र करना होगा, ना जिसका चाबुक पर असर पड़ता है चाबुक का, और ना इसकी लगाम है। शेख साहब, आए जनाब, इसमें ज़रा भी तशवीश की बात नहीं, मैं खुद बराबर सफ़र करता रहता हूँ, नहायत आराम की सवारी है। अब बता रहे हैं शेख साहब कि ये रेलगाड़ी का सफ़र बहुत नहायत आराम की सवारी है। मिर्ज़ा साहब, मैंने पहले ही अर्ज़ किया था, लेकिन आपको इत्मीनान नहीं होता और मुझको भी साथ लिए जाते हैं। मीर साहब, तो क्या शेख साहब क़िबला को मैं छोड़ दूंगा? अब मीर साहब क्या बोल रहे हैं, शेख साहब को भी ले जाएंगे। शेख साहब, नहीं हजरत, मैं तो माफ़ी चाहूँगा, आजकल घर में ज़रा अलील हैं और ख़ुद मुझको भी सुबह से छींकें आ रही हैं। अब शेख साहब क्या कर रहे हैं कि अलील हैं यानी ज़रा हल्का तबीयत ख़राब है और मुझे भी छींकें आ रही। मीर साहब, ये तो वल्लाह हो ही नहीं सकता कि हम परदेश को सुधारें और हमारे अहबाब देश में रहें, आपको तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। अब मीर साहब शेख साहब को भी बोल रहे हैं कि मैं तो आपको छोड़ नहीं सकता। मिर्ज़ा साहब, भाई साहब आपने कभी मीर साहब क़िबला की बात किसी बात में कोई अज़र नहीं किया। अब मिर्ज़ा साहब क्या बोल रहे हैं कि भाई साहब आपने कभी मीर साहब की बात को नहीं नज़रअंदाज नहीं किया है, उज़र नहीं किया है। शेख साहब, मैं और उज़र करूँ, अस्तग़फिरुल्लाह, मैं तो सिर्फ इजाज़त चाहता हूँ, वो भी अगर मंजूर नहीं है तो जो हुक्म हो बंदा हाजिर है। अब क्या बोल रहे हैं शेख साहब कि मैं तो सिर्फ इजाज़त चाहूँगा। मीर साहब, बस तो साहब आप फ़ौरन घर तशरीफ़ ले जाकर उल्टे पैरों वापस आ जाइए, इसलिए कि अब वक्त कम है। शेख साहब, गाड़ी 4 बजे जाती है और अभी 1 ही तो बजा है। मीर साहब, ये दुरुस्त है, मगर क्या एतबार इस बेलगाम घोड़े की गाड़ी का जो पहले चल दे। मिर्ज़ा साहब, जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मगर एहतियात अच्छी चीज़ है, अगर घंटा 2 घंटा पहले स्टेशन पर पहुंच जाएं तो अच्छा है। आप मीर साहब क्या बोल रहे हैं कि ये तो बेलगाम के घोड़े हैं, कभी भी गाड़ी चल सकती है, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो टाइम पे खुलती है। शेख साहब, तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, अभी ज़रा हाजिर हुआ। मीर साहब, बिस्मिल्लाह, मगर चश्मे बरह रहा हूँ, चश्मे बरह रहा हूँ यानी तुम्हारा आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। पैरों की चाप, दरवाजे की आवाज़, दौलत आता है। मीर साहब, क्यों दौलत, क्या है दौलत? सरकार, बस्तर में तकिए तकनियाँ तोशक चादर शाल पलंग पोश रख दिया, और कुछ तो ना रखा जाएगा। अब दौलत उनका नौकर है मीर साहब का, अब क्या पूछने आया है कि सब कुछ रख दिया है। मीर साहब, और लिहाफ? मिर्ज़ा साहब, यानी इस गर्मी में लिहाफ भी ले जाइएगा? मीर साहब, भाई परदेश का मामला है, मालूम नहीं वहाँ का मौसम कैसा है। मीर साहब, 4 कदम पर वो जगह है जहाँ आप तशरीफ़ ले जा रहे हैं, वहाँ का मौसम भी वही है जो यहाँ का है। अब मिर्ज़ा साहब समझा रहे हैं, भाई मिर्ज़ा साहब समझा रहे कि 4 कदम तो है यहाँ से, तो जहाँ यहाँ का जैसा मौसम होगा वहाँ का भी वैसा मौसम होगा। मीर साहब, फिर भी अगर लिहाफ रख लिया जाए तो क्या मुज़ायक़ा है, और हाँ मच्छरदानी भी बिस्तर में रख देना। अब बिस्तर में जो रखा जा रहा है कितना सारा सामान रखा है, यहाँ तक कि मच्छरदानी भी। दौलत, सरकार मच्छरदानी की बांस भी? मीर साहब, बांस हैं तो ज़रूर, मगर क्यों भाई मिर्ज़ा साहब, बांसों में ज़रा तवालत है। अजी, बांस नहीं, जो देखेगा हंसेगा। अब मीर साहब क्या बोल रहे हैं कि बांस तो ज़रूरी नहीं है क्योंकि उसमें तवालत है, यानी बहुत तूल कलाम हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। मिर्ज़ा साहब, अच्छा बांस ना रखो, मगर देखो एक आध कालीन और एक आध गौतकिया कहीं इलाहिदा ज़रूर बांध लेना। अब देखो गौतकिया और कालीन भी रखा जाएगा। मिर्ज़ा साहब, ये सब क्या होगा? मीर साहब, यानी क्या वहाँ बैठने की ज़रूरत ना होगी? मिर्ज़ा साहब, दिन भर का क़याम है और एक रात गुजार कर
वापसी का इरादा है, इसके लिए ये सब झगड़ा। मीर साहब तो आखिर बेसरो सामयानी के सफर से क्या हासिल? अब मीर साहब सोच रहे कि बेसरो सामयानी कैसे जाएंगे। मिर्जा साहब बेहतर है अगर आपकी यही मर्जी है तो मुनासिब है। दौलत सरकार कोई और चीज? अब दौलत पूछता है कि सरकार कोई और चीज। मीर साहब कपड़ों के दोनों बक्स, लोटे, तश्त, उबटनदानी, साबुनदानी, मंजनदानी, तौलिए, चाय की पतीली, चाय के लिए पतीली, गिलास, थालियां, अंगीठी, कोयलों का थैला, चाय के सब बर्तन वगैरह रख लिए हैं। मिर्जा साहब खुदा की पनाह, आखिर इतना सामान? अब सोचो मीर साहब जो जा रहे हैं तो एक तो रजाए, गद्दा, तोशक सब जा रहा है, उसके साथ साथ क्या जा रहा है? लोटे भी, तश्त भी, उबटन दानी, साबुनदानी, मंजन दानी, तौलिए, चाय की पतीली वगैरह सब कुछ है। अंगीठी भी, यहाँ तक कि अंगीठी का कोयला सारे का इंतजाम हो रहा है। मिर्जा साहब खुदा की पनाह, आखिर इतना सामान? मीर साहब भाई परदेश का मामला है, क्या घर से यूं ही चल दिया जाए? दरवाजा खुलता है, रौनक मुलाजमा आती है। अब रौनक उनके मुलाजमा का नाम है। मीर साहब क्या है रौनक? रौनक अल्लाह सलामती रखे। मीर साहब अरे नेक वक्त, ये कश्ती में क्या लाई है रौनक? कुर्बान जाऊं सरकार, ये बड़ी बेगम के यहाँ से गुलोरियां, फूल और इमाम जामिन भेजे हैं। अब बड़ी बेगम साहब के यहाँ से क्या आ रहा है? इमाम जामिन और गुलोरियां और फूल आ रहे हैं। मीर साहब अच्छा अच्छा रखो और बड़ी बेगम को सलाम कहला दो। रौनक सरकार अभी तो और कश्तियां भी हैं। कश्तियां नहीं, छोटे ट्रेव कहते हैं। मीर साहब यहाँ और हैं, यानी और हैं अभी? रौनक जी हाँ सरकार। अल्लाह रखे सरदार दुल्हन, बहू बेगम, शमशाद बेगम, नूर महल, कमर दुल्हन सभी ने तो इमाम जामिन भेजे हैं। मीर साहब खूब खूब लाओ भाई, वो कश्तियां भी ले आओ। रौनक अल्लाह सलामती रखे। बहू बेगम और कमर दुल्हन ने नाश्ता भी भिजवाया। मीर साहब इस तकल्लुफ की आखिर क्या जरूरत थी? खैर नाश्ता तो दौलत को दे दे और कश्तियां यहाँ ले आ। अब क्या बोल रहे हैं? कश्तियां यहाँ ले आ और नाश्ता दौलत को दे दे। रौनक और सरकार बेगम साहब ने कहा है कि जरी महल में भी तशरीफ ले आए। मीर साहब अच्छा तू चल मैं आता हूँ। रौनक चली जाती है। मीर साहब क्यों भाई मिर्जा, तो मैं हो आऊँ जरा महल में? मिर्जा साहब बिस्मिल्लाह जरूर तशरीफ ले जाएं और मेरा आदाब भी अर्ज करें बेगम साहब से, मैं जब तक जरा घर से हो आऊं। मिर्जा साहब अपने घर चले जाते हैं और मीर साहब अंदर जाते हैं। मीर साहब नहीं भाई साहब ये नहीं हो सकता, गाड़ी का वक्त करीब है। मिर्जा साहब हजरत मैं अभी हाजिर हुआ, गरीब खाना कौन सा दूर है? गरीब खाना यानी अपने घर को कह रहे हैं कि मेरा गरीब खाना कौन सा दूर है। मीर साहब मगर भाई जल्दी आना। मिर्जा साहब मैं अभी उल्टे पैरों वापस आता हूँ। मिर्जा साहब जाते हैं, पैरों की चाप और दरवाजे की आवाज सुनाई देती है। मीर साहब अच्छा मैं जरा हो ही आऊं महल में। दरवाजा खुलता है और बेगम आती हैं। बेगम आए मैं कहती हूँ सुधारने का वक्त आ गया है और बाहर से आने को दिल ही नहीं चाहता। मीर साहब नहीं तो बेगम मैं तो बस आ ही रहा था, जरा मिर्जा साहब और शेख साहब को साथ ले जाने के लिए तैयार कर रहा था। बेगम तो वो तैयार हो गए? चलो अच्छा हुआ, दिल भी बहलेगा और अकेले भी ना रहोगे। अब बेगम साहबा बोल रही है कि ठीक है दो दोस्त जा रहे हैं तो अच्छा रहेगा और तुम अकेले नहीं रहोगे। मीर साहब हाँ साहब बड़ा इत्मीनान हो गया, परदेश का मामला है, एक से दो भले। बेगम मगर मेरा जी लगा रहेगा, जाते ही खत डाल देना। मीर साहब भला ये भी कोई कहने की बात है? बेगम अच्छा जैसे आज मेल से गए तो कब पहुंचोगे? मीर साहब आज ही बस 6 बजे। बेगम चलो हटो, चले हैं मुझसे मजाक करने, 40 कोस का सफर है और आज ही पहुंच जाएंगे बेचारे। मीर साहब तुम्हारे सरे अजीज की कसम बस 2 घंटे बल्कि इससे भी कम में पहुंच जाएंगे। बेगम आखिर इतना तेज जाने की क्या जरूरत है कि हवा के घोड़े पर सवार होकर आदमी जाए? मीर साहब भाई तो इसको मैं क्या करूं, कहते हैं कि रेल इतनी ही तेज चलती है। बेगम ऐ है मुझे तो होल हो जाएगी, मुझे होल आ जाएगी ना, दिल हौलाने लगेगा। दरवाजे पर शेख साहब बाहर से जनाब मीर किबला साहब आप जरा जल्दी कीजिए, वक्त करीब है। मीर साहब बहुत बेहतर, मैं तो आप ही का मुंतजिर था, अभी आया। बेगम आए तो लाओ मैं इमाम जामिन बांध दूं और जरा सदही चख लो, अल्लाह असल खैर से वापस लाए। रौनक सरकार दही मछली। बेगम रौनक जरा कश्तियां उठा, मैं इमाम जामिन बांध दूं।
मीर साहब, हाँ तो ज़रा जल्दी करो बेगम, वक्त कम है। बेगम, ऐ ऐसी भी क्या जल्दी के हाथ पांव फूल जाएं, तुम ही तो अब तक बैठे रहे। रौनक, लीजिए सरकार, ये बड़ी बेगम के यहाँ की कश्ती है। अब रौनक सबके यहाँ का कश्ती यानी छोटा वाला ट्रे दे रही है। रौनक, लीजिए सरकार, ये बड़ी बेगम के यहाँ की कश्ती है। मीर साहब, अरे साहब जल्दी जल्दी। बेगम, रौनक पहले हार उठाओ। रौनक, लीजिए। बेगम बिस्मिल्लाह पहनाती हैं, लाओ इमाम जामिन भी बांध दूं। बच्चों इमाम जामिन बता देती हूँ। इमाम जामिन क्या होता है? कुछ रुपये पैसे क्या होते हैं, अच्छे कपड़े में, खूबसूरत से कपड़े में बना दिए जाते हैं, बांध दिए जाते हैं और उसे बाजू पर बांधा जाता है, इसलिए कि जब मुसाफिर घर वापस आ जाए बाहिफाजत तो वो पैसे क्या किए जाते हैं, गरीबों में दे दिए जाते हैं। और ये इमाम जामिन इमाम मूसा रजा के नाम पर बांधा जाता है और सफ़र ख़त्म होने पर इसे खैरात कर दिया जाता है। रौनक, लीजिए सरकार। बेगम बांध कर इमाम जामिन की जामनी। मीर साहब, और भी सब जल्दी जल्दी से बांध दो, देर हो रही है। मीर साहब क्या बोलते हैं कि और भी जहाँ से आया सब हमें जल्दी जल्दी बांध दो। बेगम, फिर तुमने हाथ पैर फैलाए, ला रौनक और कश्तियाँ जल्दी जल्दी उठा। रौनक, लीजिए लीजिए लीजिए। रौनक सब कश्ती देती है और बेगम साहबा बांधती। बिस्मिल्लाह, आए है ये बहू बेगम का कारचोब वाला इमाम जामिन कैसा प्यारा है। रौनक, सरकार ये शमशाद दुल्हन के यहाँ का हार देखिए, गोटे का, और इमाम जामिन भी अच्छा है। आप जब सफर के लिए जा रहे हैं तो सब जगह से इमाम जामिन और हार आया और नाश्ता भी आया है। बेगम, सरदार दुल्हन को तो देखो, ये अकेला सिल्क का इमाम जामिन भेजा और ये इसमें पैसा बंधा। रौनक, नहीं सरकार, अशरफी है या शायद अठन्नी हो। बेगम, हाँ ये है इमाम जामिन। सरदार दुल्हन देखें तो देखती रह जाएं, क्या कहना कमर दुल्हन का। आप सब इमाम जामिन की तारीफ कर रही हैं। मीर साहब, बस साहब हो गए सब इमाम जामिन। बेगम, आए मेरा इमाम जामिन तो बदवा लो। मीर साहब, हाँ साहब वो भी ज्यादा जरूरी है। और हाँ बेगम, एक एक इमाम जामिन मिर्जा साहब और शेख साहब को भी भिजवा दीजिए। मीर साहब ने क्या किया, सब इमाम जामिन बंधवा ली और कहा मिर्जा साहब और शेख साहब के लिए भी इमाम जामिन भिजवा दो। बेगम, अब ये चोंचले लेकर, अब चले ये चोंचले लेकर। मैं अब कहाँ से लाऊं इमाम जामिन। मीर साहब, अरे साहब किसी कपड़े में एक एक रुपया बांध दो बस। बेगम, अच्छा मैं अभी भेजती हूँ। मीर साहब, अच्छा खुदा हाफिज। बेगम, अल्लाह के अमान इमाम जामिन की जामनी दही मछली। रौनक, मियाँ दही मछली। मीर साहब, अब तुम लोग जरा हट जाओ। शेख साहब बाहर से, अजी हजरत तशरीफ लाइए। मीर साहब, भाई अंदर आ जाओ, मैं तैयार हूँ। दरवाजे से शेख साहब और मिर्जा साहब आते हैं, चाप यानी उनके पाँव की आवाज़। शेख साहब, खैर खुदा करके आप तो तैयार हुए। मिर्जा साहब, और ज़रा शान तो देखिए, मालूम होता है दुल्हा मियाँ चले आ रहे हैं। अब शेख साहब क्या कहते हैं कि बिल्कुल दुल्हा मियाँ की तरह चले आ रहे हैं। शेख साहब, खैर दुल्हा ना सही, हाजी साहब तो ज़रूर मालूम होते हैं इन्हें हारों और इमाम जामिन में। अब हार और इमाम जामिन इतना पहन लिए हैं कि लग रहे हैं कि हाजी हैं, हज करने जा रहे हैं। मीर साहब, भाई क्या बताऊं, औरतें जो चाहें बना दें। मीर साहब बोले, शेख साहब अच्छा तो आप बग्घी मंगवाइए ना, 1 घंटा बाकी रह गया है। मीर साहब, दौलत, अरे दौलत आता है। दौलत सरकार। मीर साहब, दौलत सब सामान तैयार है। दौलत, जी हाँ तैयार है, कुल 30 अदद हैं। मीर साहब, ताश की गड्डी, चौसर, शतरंज ये सब रख लिया। दौलत, जी हाँ सरकार ये सब चीजें हैं। मगर मीर साहब, मगर क्या, कुछ भूल गए, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है। दौलत, मैंने कहा सरकार बटेरें हुजूर को याद करेंगी। मीर साहब, बटेरें खूब याद दिलाया भाई, इनके का बुक साथ ले लो वरना वाकई हड़क जाएंगी। दौलत, बहुत अच्छा सरकार, लो अब 32 अदद हैं। मीर साहब, कोई परवाह नहीं, तुम अब 2 बग्घियां फौरन ले आओ। मीर साहब, दौलत, बहुत अच्छा सरकार। जाता है, अब क्या है, दौलत जाता है, दरवाज़ा खुलता है, रौनक आती है। रौनक, सरकार बेगम साहब ने मिर्ज़ा साहब और शेख साहब के लिए इमाम जामिन भेजे हैं और ये हार, और कहा है कि जब से मिट्ठू बेटे को आपके सुधारने की खबर हुई है बराबर टेंटे कर रहा है। अब क्या है, इमाम जामिन भेजी है बेगम साहब और क्या कर रही है, मिट्ठू बेटा के बारे में बता रही कि उनके घर में जो मिट्टी रहता है वो उन्हें याद कर रहा है। मीर साहब, अरे भाई ये तो बड़ी मुसीबत है, वाकई मिट्ठू बेटे तो सख्त परेशान करेंगे सबको। रौनक, ऐ सरकार वो तो अगर ज़रा
देर भी सरकार को ना देखे तो आफत मचा देता है। मीर साहब क्या राय है मिर्जा साहब, जहाँ इतना सामान हुआ वहाँ एक पिंजरा और सही। मिर्जा साहब जो राय आली हो, मगर इतने सामान का तो महसूल पड़ जाएगा। अब क्या कर रहे हैं मीर साहब कि चलो मिट्ठू का पिंजरा भी लेते जा रहे हैं। मीर साहब तो भाई तुम ही बताओ कौन सी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा है। बगैर पानदान के काम नहीं चल सकता, बगैर नाश्तेदान के कैसे चल सकता हूँ, और इसी तरह सब चीज़ें ज़रूरी हैं। अब इतना सामान हो गया, उस पर से मिट्ठू का पिंजरा भी जा रहा है। शेख साहब वल्लाह मालूम ये होता है कि विलायत का सफ़र है। मिर्ज़ा साहब और क्या, जितने आदमी विलायत जाते हैं वो सब तोते का पिंजरा और बटेर का काबिक भी ले जाते हैं। बटेर का डब्बा भी जा रहा है और पिंजरा भी जा रहा है। मीर साहब तो भाई मैं इन बेज़बानों की जान तो लूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो। शेख साहब नहीं साहब, हरगिज नहीं। बहरहाल अब सामान निकलवाना चाहिए, बग्घियाँ आती ही होंगी। अब सामान निकलवाया जा रहा है और बग्घियाँ आने वाली है। मीर साहब आपको तकलीफ करने की क्या ज़रूरत है, दौलत आता ही होगा। मिर्ज़ा साहब अपना काम करने में भी कोई तकलीफ होती है, या आपने एक ही कही। वल्लाह है कि मैं सामान निकालता हूँ। मीर साहब अम्मा तुम्हें मेरी कसम, जो सामान उठाओ, ये भी कोई बात है। अब मीर साहब क्या बोलते हैं, सामान तुम मत उठाओ। दरवाज़ा खुलता है। दौलत सरकार बग्घियाँ हाजिर हैं, 1-1 रुपए में आई हैं। मीर साहब अच्छा तो भाई मिर्ज़ा मैं एक मरतबा ज़रा घर में हो आऊँ। अब मीर साहब क्या है, फिर घर जा रहे हैं। शेख साहब बस तो फिर गाड़ी मिल चुकी। मीर साहब अम्मा अभी आया मैं, बस सामान रखा गया, मैं आ गया। अब मीर साहब फिर अंदर चलेंगे अपनी बेगम से मिलने के लिए। मिर्ज़ा साहब हाँ तो आप ज़रूर हो आए, मगर ज़रा जल्दी कीजिए। मीर साहब बस मैं अभी आया, तुम सामान रखो और जाते हैं। मिर्ज़ा साहब देखो दौलत कोई चीज़ ना रह जाए। दौलत क्या मजाल है सरकार, मगर एक बग्घी में तो सामान ही आएगा। मिर्ज़ा साहब बस तो एक में हम सब आ जाएंगे। शेख साहब मगर यार तोते का पिंजरा और बटेरों का काबिक मीर साहब के पास ही रखना। मिर्ज़ा साहब हाँ ये भी अच्छी दिल लगी रहेगी। दरवाज़ा खुलता है। मीर साहब लीजिए जनाब मैं आ गया। मिर्ज़ा साहब बस तो बिस्मिल्लाह कीजिए। दौलत को छींक आती है। मीर साहब ये कौन था, दौलत ना, लाहौल वाला कुव्वत। आओ भाई मिर्ज़ा ज़रा बैठ जाओ, शगुन ख़राब हो गया। 1-1 पान खा लो फिर चलेंगे। इस बदतमीज़ दौलत को देखो कि इस वक्त बदशगुनी सूझी थी। अब दौलत को छींक आ जाता है और लोग छींक से क्या करता है, लोग समझते हैं कि बदशगुनी। शेख साहब अच्छा खैर 1-1 पान खा लीजिए। दौलत सरकार पान हाजिर है। मीर साहब लो भाई पान खा लो। सब पान खाते हैं, अब उठो। शेख साहब बिस्मिल्लाह। मिर्ज़ा साहब इल्लल्लाह। मीर साहब चल दौलत बाहर से सबको हटा दें। दौलत हुजूर बाहर कोई नहीं, तशरीफ ले चले। सब चलते हैं, बिल्ली की आवाज़ आती है, सब रुक जाते हैं। मीर साहब हाय कम वक्त रास्ता काट गए। मिर्ज़ा साहब ये तो बहुत बुरा हुआ कि रास्ता काट गए। अब क्या हुआ, बिल्ली रास्ता काट गई। मीर साहब बस तार दिया जाए कि गाड़ी छूट गई। शेख साहब क़िबला आलम ये भी खबर है कि जहाँ आपको जाना है वहाँ दिन भर में खुदा झूठ ना बुलाए तो हर घंटे पर गाड़ी छूटती है। अब शेख साहब ने कहा कि हर घंटे पर गाड़ी जाती है। मीर साहब अम्मा तो कुछ और सोचो। शेख साहब तो आखिर इसमें क्या मज़ाक़ा है कि आप अब दूसरी गाड़ी से चलें। शेख साहब ने कहा कि चलो ये गाड़ी छूट गई तो दूसरी गाड़ी से चलेंगे। मीर साहब भाई अब बेगम हरगिज़ ना जाने देंगी। अब मीर साहब क्या बोल रहे हैं कि बेगम हरगिज़ ना जाने देंगी। शेख साहब तो ये समझ लीजिए जायदाद का मामला है, कहीं खुदा ना खास्ता खटाई में ना पड़ जाए। मीर साहब क्या अर्ज़ करूं, कुछ समझ में नहीं आता। रौनक आती है। रौनक सरकार बेगम साहबा कहती है कि अब कुछ भी हो जाए मैं हरगिज़ ना जाने दूंगी। मीर साहब अरे साहब तो मैं कहाँ जा रहा हूँ। मीर साहब तो अब फरमाइए किस मजमून का तार दिया जाए। मीर साहब मेरे ख्याल में तो यही तार दो कि मजबूरन सफ़र मुलतवी कर दिया। अब इतना तैयारी के बाद क्या हुआ, सफ़र मुलतवी कर दिया गया। शेख साहब जनाब वाला इसका असर मुकदमे पर क्या पड़ेगा। मिर्ज़ा साहब मगर भाई मजबूरी की वजह से सफ़र मुलतवी किया है ना। शेख साहब क्या मजबूरी है, यही ना कि चंद वहम घेरे हुए हैं। अब शेख साहब समझ रहे कि सब तो वहम है। मीर साहब लौट आओ भाई। शेख साहब ये शगुन नहायत मनहूस है। मीर साहब क्या बोलते हैं कि ये शगुन नहायत मनहूस है। दरवाज़ा खुलता है। रौनक आती है। रौनक सरकार बेगम साहिबा कह रही हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई है, अब मैं हरगिज़ ना जाने दूँ। मीर साहब है तो वाकई ये बहुत बुरा, मगर मुकदमे का क्या होगा।
रौनक, सरकार जायदाद आप पर से सदक़े की, मगर जब बिल्ली रास्ता काट जाए तो जाना नहीं चाहिए। मीर साहब, वाकई अब तो मेरे कदम भी नहीं उठते। शेख साहब, हजरत ये सब वहम है। अब शेख साहब समझा रहे हैं ये सब वहम है। मीर साहब, नहीं भाई शेख ये क्या कह रहे हो? अम्मा ये कहें क्या कह रहे हो? यानी बिल्ली रास्ता काट जाए और तुम इसको मामूली बात समझो? मिर्जा साहब, नहीं साहब ये कोई बात नहीं है, ऐसी हालत में सफर हरगिज नहीं हो सकता। मीर साहब, भाई शेख साहब मैं तो तुमसे सच कहता हूँ, तुम्हारे सरे अजीज की कसम, अब्बा जान मरहूम के एक दोस्त घोड़े पर सवार थे और जंगल का रास्ता था कि बिल्ली रास्ता काट गई। बस फिर ना पूछो, घोड़े का एक कदम आगे बढ़ना ही था कि इसने ठोकर ली और सवार सर के बल गिरा। मिर्जा साहब, आए है बड़ी चोट आई होगी जनाब। मीर साहब, अमा चोट यकीन जानोगे, तमाम पेशानू लहू लहान हो गया, यानी खून से तर हो गया। शेख साहब, इत्तफाकन हो गया। ऐसा ये क्या ज़रूरी है कि हर मर्तबा ऐसा ही हो? अब शेख साहब समझा रहे हैं कि हर बार ऐसा नहीं होता। रौनक, अय वाह मियाँ, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मेरा तो सुनकर कलेजा ही धड़क रहा है। मीर साहब, भाई शेख साहब, बाज़ वक्त तो तुम निहायत ही नासमझी की बातें करते हो, गोया ये शगुन और बदशगुनी कोई चीज़ ही नहीं है। शेख साहब, साहब मैं तो इन बातों को महमल समझता हूँ, मैं इन बातों को महमल समझता हूँ, यानी बेमानी समझता हूँ। मिर्जा साहब, भाई साहब ये तो ना कहिए, अलबत्ता ये कहिए कि आप कुछ नई रोशनी के आदमी होकर रह गए हैं। अब क्या बोले कि आप नई रोशनी के आदमी? अमा तुम्हें मेरी कसम, जरा देखो तो शेख साहब की ढिठाई की बिल्ली रास्ता काट जाए और ये शेर डटा रहे। मिर्जा साहब, खैर सफ़र तो मेरी नाचीज़ राय में मुनासिब नहीं है, अलबत्ता ख्याल है तो सिर्फ ये कि मुकदमे का क्या होगा। अब मिर्जा साहब सोच रहे हैं कि मुकदमे क्या होगा। रौनक, ऐ मियाँ चूल्हे में गया मुकदमा, अल्लाह जान सलामती रखे तो ऐसे ऐसे सैकड़ों मुकदमे होंगे। मीर साहब, भाई वल्लाह ये भी एक ही रही। अम्मा सुनते हो, मिर्जा की रौनक की दुआ के ऐसे ऐसे सैकड़ों मुकदमे मेरे लिए मांग रही हैं। रौनक, ऐ तो बाकुर्बान जाऊं, मुझे क्या मालूम। मीर साहब, तो भाई मिर्जा अब तुम ही बताओ इस मुकदमे का क्या किया जाए। मीर साहब, हजरत मेरी अकल खुद हैरान है, दरवाजा खुलता है दौलत आता है। दौलत सरकार, तो क्या सामान उतार लिया जाए? मीर साहब, सामान तो खैर जरूर उतरेगा, खामा मुकदमा रहे या जाए। दौलत तो सरकार बग्घी वालों को तो किराया देना ही पड़ेगा। मीर साहब, हाँ हाँ, तो किसने कहा है कि ना दो? मिर्जा साहब, मेरी नाकिस राय में तो हाकिम को तार दे दिया जाए। अब मिर्जा साहब क्या बोल रहे हैं कि हाकिम को तार भिजवा दो। मीर साहब, आखिर क्या तार दिया जाए? शेख साहब, यही कि बिल्ली रास्ता काट गई और मुलाजिम को छींक आ गए। मीर साहब, भाई शेख साहब तुम वल्लाह है कि इन बातों को फिर वहम कह रहे हो, यानी बिल्ली रास्ता काट जाए और वहम? मिर्जा साहब, नहीं साहब नहीं, ये वहम हम नहीं बल्कि वाकई एहतियात शर्त है। आखिर हमारे बुजुर्ग क्या करते थे? मीर साहब, मैं आपसे अर्ज करूं कि हमारे बुजुर्ग तो इन्हीं ख्यालात की वजह से सफ़र को मुनासिब नहीं समझते थे। मीर साहब क्या बोल रहे हैं? इसी सब वजह से हमारे बुजुर्ग सफ़र को मुनासिब नहीं समझते थे। दरवाज़ा खुलता है दौलत आता है दौलत, सरकार सरकार गजब हो गया, एक बग्घी का घोड़ा भागा भागा फिर रहा है, माँ तमाम सामान के और बटोरों का काबिक भी इसी बग्घी पर है। मिर्जा साहब और शेख साहब दरवाज़ा की तरफ लपकते हैं। मीर साहब, इलाही खैर, खुदा मेरी बटेरों को हिफ्ज़ अमान में रखे, ज़रा जल्दी देखो भाई, अम्मा ज़रा जल्दी जाओ। तो रौनक, वो तो मवा शगुन ही ख़राब हो गया था, इस मुँह निकट्टे दौलत को भी इसी वक्त छींक आना था। रौनक भी क्या बोली कि इस मुँह शगुन ही दौलत ने ख़राब करी। दौलत ज़रा संभाले हुए, निकट्टा मैं क्यों हूँ, होता जो कहे वो खुद इसकी साथ पुश्त। रौनक, देखिए सरकार, ये मुँह भर भर के मेरी पुश्तों को कह रहा है। मीर साहब, ये लड़ाई का वक्त नहीं है, खुदा को याद करो। मीर साहब क्या बोलते हैं कि खुदा को याद करो। रौनक, सरकार, दौलत, सरकार। मीर साहब, चुप रहो, सब चुप रहो। रौनक, सरकार देखिए ना ये मुँह। मीर साहब, खुदा को याद करो, मेरी बटेरे इस वक्त सख्त मुसीबत में है। दरवाज़ा खुलता है, शेख साहब और मिर्जा साहब दाखिल होते हैं। मिर्जा साहब, लीजिए अपनी बटेरे, मैंने जाते ही घोड़े को पकड़ लिया। मीर साहब, भाई वल्लाह कमाल के, अम्मा ज़रा देखो तो बटेरे को दिल कैसे धड़क रहे हैं, मगर वल्लाह खुदा जाने हम लोगों को कैसे बचाया, शुक्र है हम बग्घी पर सवार ना थे। शेख साहब, सिर्फ आपकी सुराही गिर पड़ी है, बाकी सब खैरियत है। मिर्जा साहब,
खैर भाई सुराही गिर गई तो जाए, सबकी जानों का सदका उतरा। मिर्जा साहब, हाँ साहब। रसीदा बूद बुलाए वले बखैर गुज़श्त। शेख साहब, लाहौल वाला कुव्वत, क्या हंगामा हुआ है बैठे बैठाए। मिर्जा साहब, ऐसा वैसा हंगामा, ज़रा मेरा कलेजा तो देखो कि अब तक बेकाबू है। दौलत ज़रा शरबत अनार तैयार करा, और भाई मिर्ज़ा मैं ज़रा महल में हो आऊँ ताकि बेगम को इत्मीनान हो। अब मीर साहब अंदर जा रहे हैं और शरबत अनार तैयार करवाया जा रहा है। मिर्ज़ा साहब, तो हम लोग इजाज़त चाहते हैं मीर साहब। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। शेख साहब, आदाब बजा लाता हूँ। मिर्ज़ा साहब, तस्लीमात अर्ज़ करता हूँ। मीर साहब, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। और सब क्या करते हैं, सब खुदा हाफिज करके चले आते हैं, और सारी तैयारी सफ़र की रह जाती है। पैरों की चाप दूर जाती सुनाई देती है। और ये किसका लिखा हुआ ड्रामा? शौकत थानवी का। ये बहुत ही दिलचस्प ड्रामा था। आइए अब पढ़ते हैं अल्फाज और मायने। उज़र माने का होता है बहाना, किसी काम को करने या ना करने की जो वजह बयान की जाए, जो झूठी भी हो सकती है, उसे अज़र कहते हैं, उज़र कहते हैं। तबादलाए ख्याल, किसी मौजू पर दो या ज़्यादा अशख़ास की बाहमी गुफ्तगू। ख़ानदानी तौर तरीक़े, ख़ानदानी वज़ा यानी ख़ानदानी तौर तरीक़े। सयाहत यानी मुल्कों की सैर। चश्म बरा यानी बहुत शदीद इंतज़ार करने वाला। मुज़ायक़ा यानी हर्ज, क़बाहत। तवालत यानी लंबाई, मुहावरतन इस्तेमाल किया जाता है। मुश्किल यानी गरीब खाना यानी इंकिसार के साथ अपने घर के लिए कहा जाता है। इंकिसारी के साथ अपने घर के लिए गरीब खाना कहा जाता है। इमाम ज़ामिन किसे कहते हैं? वो रुपया सिक्का जो मुसाफिर के बाजू पर हिफाजत से पहुँचने के ख्याल से इमाम ज़ामिन यानी इमाम मूसा रज़ा के नाम पर बांधा जाता है, और सफ़र ख़त्म होने पर इसे खैरात कर दिया जाता है। महसूल किसे कहते हैं? टैक्स और लगान को। मुलतवी करना यानी किसी काम को जिस वक्त होना है उस वक्त उसे ना करने का फैसला करना, यानी ये काम अभी हमें नहीं करना। लहू लहान यानी खून में लथड़ा हुआ। महमल माने होता है बेमाने। नाकिस यानी खोटा, ऐबदार। रसीदा बूद बुलाए वलय बखैर गुज़श्त, फारसी का एक मुसीबत आई थी लेकिन खैरियत के साथ टल गई। आपने जो इसमें पढ़ा, रसीदा बूद बुलाए वले बखैर गुज़श्त, यानी एक मुसीबत आई थी लेकिन खैरियत के साथ टल गई। आइए पढ़ते हैं अब गौर करने की बात। हम देखते हैं कि आखिर इसमें क्या बात थी। शौकत थानवी रोज़मर्रा की बातों को बड़ी खूबी से बयान करते हैं और इसमें ऐसे दिलचस्प नुक्ते पैदा करते हैं कि कारी बगैर हंसे नहीं रह सकता। खुदा हाफिज ड्रामा इसकी बेहतरीन मिसाल है। इसमें ज़वाल, आमादा तहजीब और नवाबीन के माशरती ज़िंदगी की एक झलक पेश की गई है, यानी नवाबों के माशरती ज़िंदगी की झलक भी पेश की गई है, और जो हमारी तहजीब जो गुजर रही है, जो ख़त्म हो रही है, उसे भी पेश किया गया है। लोग कैसे कैसे बात को दिमाग में रखते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई या छींक आने पर बदशगुनी होता है। इस ड्रामे में कुछ तोहमात का जिक्र किया गया है जिसका शिकार आम इंसान आज भी है। जैसे सफ़र में जाने से पहले अगर छींक आ जाए या बिल्ली रास्ता काट जाए तो उसे बुरा बदशगुन समझा जाता है। ये सब क्या है? ये सब को लोग अभी भी मानते हैं, लेकिन ये सब को नहीं मानना चाहिए, सब गलत है। लखनवी तहजीब का एक हिस्सा ये भी है कि सफ़र पर जाने से पहले इमाम ज़ामिन बांधते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि आपको खुदा की हिफाजत में दिया। इमाम ज़ामिन बांधने का क्या मकसद होता है? कि आपको खुदा की हिफाजत में दिया। इसी तरह सफ़र पर जाने से पहले दही चखना भी अच्छी अलामत समझा जाता है। इसके अलावा सुराही या किसी बर्तन के टूट जाने को भी अच्छा समझा जाता है। किसी बर्तन को टूट जाने से ये समझा जाता है कि बला टल गई, और ये ख्याल किया जाता है कि कोई बला टल गई। आइए अब सवाल जवाब करते हैं। सवाल जवाब मैंने आपके सारे कर दिए, आप चाहे तो अपने कॉपी में नोट कर। आइए अब सवाल जवाब पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 है, मीर साहब सफ़र से पहले क्यों घबरा रहे थे? तो जवाब लिखेंगे, मीर साहब के ख़ानदान में किसी ने सफ़र नहीं किया था। इनके दादा जान तो कभी अपने घर से बाहर ही नहीं निकले थे, और वालिद साहब कभी मोहल्ले से बाहर नहीं निकले थे। मीर साहब कभी शहर से बाहर नहीं गए थे, इसलिए सफ़र से और वो भी रेल के सफ़र से घबरा रहे थे। बच्चों, पहले रेल के सफ़र से भी लोग घबराते थे। सवाल 2 है, वो अपने साथ सफ़र में क्या क्या सामान ले जा रहे थे? तो जवाब लिखेंगे, वो अपने साथ बिस्तर, तकिए, तकनियाँ, तोशक, चादर, शाल, पलंग पोश, लिहाफ, पलंग पोश यानी पलंग पर बिछाने का जो चादर होता है, लिहाफ, मच्छरदानी, बक्स,
लोटे, तश्त, उबटनदानी, साबुनदानी, मंजनदानी, तौलिए, पतीली, गिलास, थालियाँ, अंगीठी, कोयलों का थैला और चाय के बर्तन वगैरह ले जा रहे थे। इतना सामान वो अपने सफ़र में ले जा रहे थे। मीर साहब ने अपना सफ़र क्यों मुलतवी किया? तो जवाब लिखेंगे, मीर साहब ने छींक आ जाने, बिल्ली के रास्ता काट देने और सुराही के टूट जाने के तोहमात या बुरे शगुन की वजह से अपना सफ़र मुलतवी कर दिया। सवाल 4 है, मीर साहब का किरदार आपको कैसा लगा? तो जवाब लिखेंगे, मीर साहब का किरदार एक मज़ाहिया किरदार है जिसमें इम्तियाज़ अली के जिंदा जावेद किरदार में चचा छक्कन की झलक नजर आती है। इसमें क्या नजर आती, कौन सा? चचा छक्कन की झलक नजर। हिमाकत की हद तक इनकी सादगी हंसने पर कम और रोने पर ज्यादा मजबूर करती है। इनकी मुज़ाहका खेज हरकतें पढ़कर हंसने को कम और मातम करने को ज्यादा जी चाहता है। वैसे भी मिर्जा जी का किरदार हकीकत से कुछ दूर नजर आता है। माना कि लखनवी तहजीब में इस तरह के किरदार हुआ करते थे, मगर शौकत थानवी ने ज़ेब दास्तान के लिए जो मुबालगा आराई की है, इससे वह किरदार हकीकी के बजाय किसी और ही दुनिया का फर्द नजर आता है। इनकी हमाकतें, इनकी बदहवासियाँ कहीं कहीं हमें हंसा ज़रूर देती हैं और हमें इस काबिल रहम इंसान से हमदर्दी महसूस करने लगते हैं। बहैसियत मजमूई मीर साहब का किरदार एक आम सा किरदार है जो हमें कुछ ज़्यादा मुतासिर नहीं करता है। अब आइए पढ़ते हैं अमली सरगर्मियाँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपने पसंदीदा किरदार के बारे में चंद जुमले लिखिए। जवाब लिखें, यूँ तो ड्रामा में कई किरदार हैं मगर इनकी मरकजी हैसियत मीर साहब के किरदार ही को हासिल है जो अपनी मुज़ाहका खेज हरकतों से हमें हंसाता है। मीर साहब ड्रामे के ख़ास आदमी हैं और वो उनकी ऐसी सी हरकत की साबुनदानी और उबटनदानी ये सब ले जाते हैं तो इनसे हमें बहुत हंसी आती है। इनकी बदहवासियाँ, परेशान हाली और घबराहट हमारे लिए तफरीह का सामान मुहैया करती है। इनकी सादा लोही और हमाकतें हमें महफूज करती हैं। इनसे हमें एक अपनायत का एहसास होता है। अब सवाल 2 है, मुंदरजा झैल मुहावरात को इस जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। सर के बाल सफ़ेद करना, एक है कलेजा हाथों में उछलना, हवा से बातें करना, हाथ पैर फूलना, उल्टे पैरों वापस आना, हवा के घोड़े पर सवार होना, खटाई में पड़ना। ये सब हमारे मुहावरे हैं। अब इसका माने भी लिखेंगे और इसके जुमले भी बनाएंगे। सर के बाल सफ़ेद करना यानी तजुर्बा कार होना। तुम मुझे चलाने की कोशिश ना करो, मैंने धूप में सर के बाल सफ़ेद नहीं किए हैं। कलेजा हाथ में उछलना यानी बहुत ज़्यादा घबराना। इसका माने क्या होगा? बहुत ज़्यादा घबराना है। इस कत्ल को देखकर घंटों मेरा कलेजा हाथों में उछलता रहा। हवा से बातें करना, बहुत तेज रफ्तार होना। मोटरसाइकिल हवा से बातें करती नजर आती है। मोटरसाइकिल इतना तेज चल रहा है, ऐसा लग रहा हवा से बातें कर रही है। हाथ पैर फूलना यानी घबराहट तारी होना। इम्तिहान का पर्चा देखते ही मेरे हाथ पैर फूल गए। उल्टे पैरों वापस आना यानी बहुत जल्दी वापस आना। तुम फिक्र ना करो, मैं अभी उल्टे पैरों वापस आता हूँ। हवा के घोड़े पर सवार होना, जल्दी में होना। तसल्ली से बात करो तुम तो हवा के घोड़े पर सवार हो। खटाई में पड़ना यानी मुलतवी होना। रिजर्वेशन का मामला मुखालफत की वजह से खटाई में पड़ गया। सवाल 2 है, ताबे महमल किसे कहते हैं? ताबे महमल किसे कहते हैं? जवाब लिखेंगे, वो बेमानी लफ्ज जो बामाने लफ्ज के साथ बतौर रब्त बोले जाएं ताबे महमल कहलाते हैं। जैसे पानी वानी, जैसे पानी के साथ वानी बोलते हैं, रोटी के साथ वोटी, बांस वास। इसमें वानी, वोटी और बांस ताबे महमल है। इसे क्या कहा जाता है? ताबे महमल किया जाता है, जो बेमानी हो। सवाल 1 है कि खुदा हाफिज ड्रामे की रोशनी में शौकत थानवी के असलूब बयान का जायजा लीजिए। अब इनका असलूब बयान कैसा है ये हमें बताना है। जवाब लिखेंगे, शौकत थानवी ने बेपनाह लिखा है। मज़ाही अंदाज में शोखी ज़राफ़त के खूब गुल बोए सजाए हैं और ये और बात है कि बेपनाह गुलकारियाँ करने के बावजूद इन्हें सफ़े अव्वल के तंज़ो मिज़ाह नगारों में जगह नहीं मिल पाई। हल्के फुल्के अंदाज में लिखी गई इनकी तहरीरें पल भर के लिए हमें हंसा ज़रूर देते हैं लेकिन हमारे ज़हन और दिल पर कोई असर नहीं छोड़ती हैं। शौकत थानवी रोज़मर्रा की बातों को बड़ी खूबी से बयान करते हैं और इसमें ऐसे ऐसे दिलचस्प निकात पैदा करते हैं कि कारी हंसे बगैर नहीं रह सकता। स्वदेशी रेल
हो या काजी जी, वो हर जगह तबस्सुम और मुस्कुराहट के अंबार लगा देते हैं। इनके असलूब का हल्का फुल्का और लतीफ़ अंदाज हमें कदम कदम पर गुदगुदाता है। इनकी तहरीर में पढ़कर हम कहें तो नहीं, हाँ, एक हल्का सा तबस्सुम हमारे लबों पर ज़रूर बिखर जाता है। यूं शौकत थानवी ने ड्रामा निगारी पर भी तवज्जो दी है, लेकिन फ़नी एतबार से इनके ड्रामे खासे कमज़ोर हैं। खुदा हाफिज़ में किरदार निगारी भी कुछ ज़्यादा मुतासिर नहीं करती, हाँ, पर मज़ाह मुकालमे ज़रूर हमें हंसा देते हैं। तोहमात को लखनवी की तहजीब आमादा माहौल में पेश करने की कोशिश की गई है और शौकत थानवी मज़ाहिया अंदाज में अपनी बात को किसी हद तक कहने में ज़रूर कामयाब रहे हैं। आइए खुदा हाफिज ड्रामे का खुलासा देखते हैं। शौकत थानवी ने मज़ाहिया अंदाज में चचा छक्कन की तरह मीर साहब की बदहवासियां पेश की हैं। ड्रामा खासा पुराना है, इस वक्त का है जब रेल का सफ़र भी घबराहट का सबब तस्वुर किया जाता था। पहले क्या होता था, रेल के सफ़र से भी लोग घबराते थे। मीर साहब को मुकदमे के सिलसिले में रेल के जरिए किसी दूसरे शहर में जाना है। इसी सिलसिले में इन पर घबराहट और बदहवासी तारी है। वो अपने साथ अपने दोस्तों को भी ले जाना चाहते हैं, चुनांचे मिर्जा साहब और शेख साहब को इसके लिए राजी कर लेते हैं। इमाम जामिन आते हैं, बड़े जोर शोर से सफ़र की तैयारियां होती हैं। दुनिया जहान का सामान ले जा रहे हैं, लिहाफ, गद्दे, तकिए, चादर, तोशक वगैरह वगैरह। इसके अलावा उट्टनदानी, साबुनदानी, मंजनदानी, तौलिए, पतीली, गिलास, थालियाँ, अंगेठी, कोयलों का थैला वगैरह रखने का भी हुक्म देते हैं। और यूं ही मीर साहब की बदहवासियाँ चलती रहती हैं। मीर साहब बिल्कुल बदहवास हैं कि मुझे रेल का सफ़र करना और बड़े परेशान हैं। बेगम से रुखसत होने घर में जाते हैं, जहाँ ढेर सारे इमाम जामिन इनका इंतज़ार कर रहे होते। इमाम जामिन बंधवाते हैं, दही चखते हैं, इधर दोस्त जल्दी करने को कह रहे हैं, इधर जनाने में रस्में जारी हैं। दोस्त बोल रहे हैं जल्दी करो और जनान खाने में क्या है, रस्में हैं। इसके बाद अंदर से फरमाइश आती है कि तोते से भी मिलते जाएं, जुदाई में टेंटे कर रहा है। इधर दौलत को छींक आ जाती है और शगुन खराब हो जाता है। जाते जाते रुक जाते हैं, बैठकर पान खाने को कहते हैं, फिर चलने लगते हैं कि बिल्ली रास्ता काट जाती है। बस फिर कहाँ का सफ़र, कैसा मुकदमा। इधर मीर साहब का इरादा डामाडोल, उधर बेगम का फरमान कि इस बदशगुनी के बाद सफ़र हरगिज़ ना करने दूंगी। मुकदमा जाए भाड़ में और इन बदहवासियों में मीर साहब का रेल का सफ़र टल जाता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद आपको ये खुदा हाफिज ड्रामा बहुत पसंद आया होगा और ये बहुत ही दिलचस्प है। इंशाल्लाह फिर अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। आप इसे ज़रूर एक बार अच्छे से पढ़ें, समझें और सारे सवाल जवाब को पढ़ लें। और अगर आपको कोई भी कमी महसूस हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।